हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर। आज हम फिर से लेके आए हैं शॉर्ट वीडियो, जिसमें हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो होने वाली है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को ही इसमें रखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पॉइंट है हमारा कि उपसंयोजन संख्या किसे कहते हैं। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा मेरे शॉर्ट में, उपसंयोजन संख्या किसे कहते हैं, या आपसे टिप्पणी की जाएगी कि 2-3 पॉइंट दिए जाएंगे, इनके बारे में आपको बताना है। तो उसमें सबसे पहला क्या हो सकता है, हमारा उपसंयोजन संख्या क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो क्या है, धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या। क्या, धातु आयन से जो दाता परमाणु जुड़े होते हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है, उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है। अब आप कहेंगे मैम ये क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। तो हम क्या उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, CO, यहाँ पे हमने ले लिया NH3, जिसका कर दिया हमने होल 6। अब आप देखिए यहाँ पर जो धातु आयन है उससे जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है, NH3 कितनी है संख्या, 6। तो इसी को हम क्या कहेंगे, उपसंयोजन संख्या। तो अगर हम बात करें इसकी, तो उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6। अगर हम यहाँ पे NH3 6 5 कर दें तो उपसंयोजन संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 5। तो इससे हम क्या कर बोल सकते हैं कि धातु आयन से जुड़े हुए जो दाता परमाणु हैं उनकी संख्या क्या होती है, उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट है कि संक्रमण धातुएं के अवलक्षण क्या हैं, ये संक्रमण धातुएं क्यों कहलाते हैं। देखो आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से मिल सकता है, लेकिन आपको आंसर यही लिखना है कि संक्रमण धातु। अब आप सुनिए यहाँ पे अवलक्षण क्या है, आप लोग कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं लिखना, इसमें हमको दे लिखना है कि संक्रमण धातुएं किसे कहते हैं और ये संक्रमण धातुएं ही क्यों कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे संक्रमण धातुओं की बच्चों। तो वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तर के D कक्षों में भरे जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वे तत्व जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, D कक्ष में भरा जाता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है, हमारा D कक्ष में। D ब्लॉक के एलिमेंट या D ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व S और P ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं हमारे, ये S और P ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं हमारे कौन से, D ब्लॉक एलिमेंट। इसलिए ही इन्हें क्या कहेंगे हम, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो अब बात आती है इनकी गुणकीय विशेषताओं, जिसके कारण हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये संक्रमण धातुएं ही हैं। तो सबसे पहला क्या है, ये संकर आयन बनाते हैं। क्यों, जो संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण धातुएं होती हैं हमारी, वो क्या बनाती हैं, संकर आयन बनाती हैं। दूसरा, ये रंगीन लवण होते हैं। कैसे होते हैं हमारे, रंगहीन, ना कि रंगहीन। एक होता रंगीन, दूसरा रंगहीन। तो ये कैसे होते हैं, रंगीन लवण बनाते हैं। अनुचुंबकीय गुण और उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं। जो हमारे D ब्लॉक एलिमेंट है, D ब्लॉक संक्रमण धातुएं हैं, वो क्या है, अनुचुंबकीय गुण और उत्प्रेरक गुण दर्शाती हैं। और जो S ब्लॉक और P ब्लॉक की धातुओं से क्या होते हैं, अधिक, मतलब जो S और P ब्लॉक के धातुएं हैं उनसे क्या D ब्लॉक के क्या होते हैं, अधिक कठोर होते हैं। कैसे होते हैं, अधिक कठोर। तो हम बोल सकते हैं S और P ब्लॉक की धातुओं से अधिक कठोर होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा शॉर्ट की पॉइंट पूछे जा सकते हैं हमसे, जैसे पूछते हैं H2S सामान्यतापक द्रव है और H2S गैस क्यों है, बताइए। ठीक, आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। या फिर फ्लोरीन कोई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों नहीं करता है। इस तरह से आपको पॉइंट में 5-6 पॉइंट दिए हुए होंगे, उनको आपको आंसर लिखना है। या आपको शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं कि 3-4 पॉइंट दे दिए, 3-4 क्वेश्चन 1 2 3 4 करके दे दिया आपको उनका आंसर लिखना है। तो हमारा पहला हम बात करेंगे जो है हमारा H2O सामान्य ताप पर द्रव होता है बच्चों, और H2S गैस होता है, इसके बारे में हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, H2O में जो ऑक्सीजन परमाणु है उसका आकार कैसा होता है बच्चों, हमारा बहुत छोटा होने के कारण विद्युत ऋणात्मकता इसकी कैसी हो जाएगी, हमारी अधिक या मोर। आकार कैसा हो गया इसका, ऑक्सीजन परमाणु का छोटा, तो विद्युत ऋणात्मकता कैसी हो जाएगी, हमारी अधिक हो जाएगी, जिसके कारण जल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। या फिर आप कह सकते हैं H2O में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए सामान्य ताप पर द्रव है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि S क्या है, बड़े आकार के होने के कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। क्या है, S आकार का बड़े होने के कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन परमाणु का आकार छोटा होता है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसी कारण जो H2 है वो सामान्यता पर हमारा द्रव है, जबकि H2S हमारी क्या है, एक गैस है।
अब दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि फ्लोरीन कोई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। मतलब हमसे कहने का तात्पर्य इनका यही है कि फ्लोरीन ऑक्सीकरण अवस्था तो प्रदर्शित करता है, कैसी, लेकिन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों नहीं करता है। तो इसके आंसर में लिखे हूँ फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्या है? केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्योंकि फ्लोरीन में एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। कैसा? केवल एक इलेक्ट्रॉन कैसा होता है हमारा? आयुग्मित होता है फ्लोरीन में। और बाह्य कोश में कोई भी रिक्त व उपकोष क्या होते हैं, कोई भी रिक्त व उपकोष नहीं होते हैं। जो इसका बाहरी कोश होता है उसमें कोई भी उपकोष रिक्त नहीं होता है और एक ही आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। इसी कारण एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है और विद्युत ऋणात्मक तत्व होने के कारण इसका क्या होता है, ये सदैव ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। फ्लोरीन का सूत्र क्या होता है? F। इसका अनुपात कितना होता है? 9। तो क्या हो गया इसका आंसर हमारा? ये केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आयुग्मित होता है और इसमें कोई भी बाहरी उपकोष रिक्त नहीं होता है, जिसके कारण ये ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अब हम हमारे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, वो है फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन अपेक्षाकृत निष्क्रिय है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चों से, कई बार पूछे जाते हैं, ये आए हुए हैं कई बार हमारे। तो फास्फोरस की तुलना में हमारी नाइट्रोजन है वो अपेक्षाकृत निष्क्रिय है, क्यों? फास्फोरस P, नाइट्रोजन N। तो हम इसकी बात करेंगे, चूँकि PP बंद ऊर्जा का मान NN बंद ऊर्जा की तुलना में कम होता है, अतः फास्फोरस अधिक श्रृंखलन प्रदर्शित करती है जबकि नाइट्रोजन कम। इनका कहने का तात्पर्य है कि फास्फोरस की तुलना में जो नाइट्रोजन है वो अपेक्षाकृत निष्क्रिय क्यों है। इनका मतलब क्या है कि फास्फोरस की तुलना में जो नाइट्रोजन है वो अपेक्षाकृत निष्क्रिय क्यों है। तो जो PP बंद ऊर्जा होती है वो NN बंद की तुलना में क्या होती है? कम होती है। क्या होती? PP बंद ऊर्जा क्या N और प्लस N के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसकी ऊर्जा से कम होती है, इसलिए फास्फोरस क्या करता है? अधिक श्रृंखलन प्रदर्शित कर सकता है, जबकि नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए नाइट्रोजन अपेक्षाकृत क्या होता है? फास्फोरस की तुलना में निष्क्रिय होता है, क्योंकि PP की बंद ऊर्जा क्या है? NN की बंद ऊर्जा से कम होती है। N बॉन्ड N के बीच की जो ऊर्जा है उससे क्या होती है? कम होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, समूह 15 के तत्वों के सभी हाइड्राइडों में BiS3 सबसे प्रबल अपचायक है, क्यों? हमको क्या बताना है, जो समूह हमारा 15 है उसके हाइड्राइड हैं, इसमें BiH3 ही सबसे प्रबल अपचायक क्यों है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हमको इसका आंसर देना है बच्चों। तो इसमें हम आंसर क्या देंगे कि समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइड अच्छे अपचायक होते हैं। जो समूह 15 हैं उनके तत्व के हाइड्राइड क्या होते हैं? सभी हाइड्राइड के अच्छे अपचायक होते हैं तथा इनकी अपचायक क्षमता NH से Bi तक बढ़ती है। कहाँ से? NH से या फिर N से कहाँ तक बढ़ती है? Bi तक बढ़ती है, क्योंकि आबंध सामर्थ्य घटने पर साथ साथ हाइड्रोजन उपलब्ध कराने की प्रवृत्ति में क्या होती रहती है? वृद्धि होती रहती है। मतलब नाइट्रोजन से Bi तक क्या होगी? उसकी अपचायक क्षमता बढ़ेगी। इसीलिए क्या होगा इसमें? आबंध सामर्थ्य घटाने पर इसमें जो हाइड्रोजन है वो उपलब्ध कराने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? वृद्धि बढ़ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया नाइट्रोजन, यहाँ पे Bi। तो जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगी? इसकी अपचायक क्षमता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्योंकि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि साथ साथ इसमें हाइड्रोजन उपलब्ध कराने की प्रवृत्ति में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। अतः हाइड्राइड का स्थायित्व कम होने पर क्या होती है? अगर हाइड्राइड का स्थायित्व कम हो रहा है तो अपचायक सामर्थ्य में क्या होगी? हमारी वृद्धि होगी। अगर हाइड्राइड स्थायित्व का क्या हो रहा है? सामर्थ्य अधिक हो रहा है तो अपचायक में क्या होगी? हमारी सामर्थ्य में कमी होगी। कहने का तात्पर्य है नाइट्रोजन से Bi की तरफ NH से BS तक बढ़ेंगे तो क्या होगी? इसकी अपचायक क्षमता बढ़ती जाएगी और हाइड्रोजन उपलब्ध कराने की प्रवृत्ति में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। और जो हाइड्राइड है उनका स्थायित्व कम होने पर क्या होती है? हमारी अपचायक क्षमता या अपचायक सामर्थ्य में क्या होती है? वृद्धि होती। तो यही लिखा गया कि BiS3 सबसे प्रबल अपचायक है, क्यों? क्योंकि हम
N से BI तक बढ़ रहे हैं तो उसकी अपचायक क्षमता बढ़ती जाती है, इसलिए जिसका जो हाइड्राइड है वो सबसे प्रबल अपचायक होता है। थैंक यू।